शिकायत मौत से नहीं, अपनों से है मुझे। जरा सी आंखें क्या बंद हुई, कब्र खोदने लगे। दोस्तों, आज जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने अपना करियर तभी शुरू किया जब हिंदी फिल्मों ने बोलना शुरू किया था, लगभग मिड 30s के आसपास। ये वो एक्टर हैं जिनके बारे में संजीव कुमार ने कहा था कि जब मैं इनके साथ काम करता हूं तो मुझे कैमरे के सामने पूरी तैयारी से आना पड़ता है। इनके बारे में दिलीप कुमार ने कहा था कि इंडस्ट्री में एक ही एक्टर है जिसके सामने खड़े होने में मुझे डर लगता है। इसके पहले कि मैं उनका नाम लूं, एक घटना की चर्चा करते हैं। ये बात है मिड 60s की। किसी फिल्म की शूटिंग थी। साउथ की एक बहुत बड़ी स्टार हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू कर रही थी। 2-3 फिल्मों उन्होंने साइन कर ली थी, लगभग इन सारी फिल्मों की शूटिंग एक साथ ही चल रही थी। जिस फिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं फिल्मों से एक है। सुबह सुबह का वक्त था। आमतौर पर साउथ के एक्टर बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये भी सुबह सुबह सही वक्त पर पहुंच गई। कुछ एक दो अपवादों को छोड़ दें तो आमतौर पर साउथ के एक्टर बहुत डिसिप्लिन होते हैं। ये भी अभिनेत्री डिसिप्लिन थी। सुबह सुबह सही वक्त पर पहुंच गई। आई, अपने मेकअप रूम में गई, मेकअप करके ड्रेस पहन कर तैयार होकर सेट पर आ गई। शायद उनको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, सेट पर किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को ढूंढ रही थी स्क्रिप्ट के लिए। एक असिस्टेंट डायरेक्टर आया, उनको स्क्रिप्ट दिया। उन्होंने अपना सीन पढ़ा तो उन्होंने देखा कि सीन में उनके साथ एक कलाकार और है जो शायद उनके पिता के खून का था। उन्होंने पूछा, ये सज्जन कहाँ है जो इस सीन में है? तो उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि वो देखिए सामने कुर्सी पर बैठे हैं। तो अभिनेत्री क्या देखती हैं कि सामने कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सो रहा है। इनका ये वो तो सो रहे हैं, उनको रेडी होने के लिए बोलो। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल रेडी हैं, वो मेकअप घर से ही करके आए थे, उन्होंने ड्रेस भी पहना हुआ है और आपका ही वेट कर रहे थे। तो इस अभिनेत्री ने कहा, ठीक है जाइए उनको उठाइए, वो तो सो रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, ठीक है मैं उठाता हूँ, आप तब तक अपना सीन तैयार कर लीजिए। वो भी कुर्सी पर बैठ के अपनी तैयारी करने लगी और वो असिस्टेंट डायरेक्टर उस व्यक्ति के पास गया और उनको उठाया। सर आप रेडी हो जाइए, मैडम रेडी हैं। उन्होंने उसको असिस्टेंट डायरेक्टर को देखा और कहा कि ठीक है मैं तो रेडी हूँ, एक बार मेकअप मैन को बुला लो, हल्का स्ट्रेचअप कर लेता हूँ। उसका तो असिस्टेंट डायरेक्टर पूछता है कि सर आपने अपना सीन पढ़ लिया है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं पढ़ा तो नहीं है, आप मेकअप मैन को बुला दीजिए और एक बार पढ़ के सुना दीजिए। उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेकअप मैन को बुलाया। मेकअप मैन आकर इनका टचअप करने लगा और असिस्टेंट डायरेक्टर सीन पढ़कर सुनाने लगा। लगभग 2 पेज का सीन था। एक बार टचअप किया, जो भी 2 मिनट 4 मिनट जो टचअप में लगा होगा, और इतनी देर में उसने सीन पढ़कर भी सुना दिया। उसका असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि सर आपको दे दूंगी, एक बार आप याद करेंगे अपने डायलॉग? तो जो ये व्यक्ति है वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रेडी हो गया हूँ। वो अभिनेत्री देखकर हैरान रह गई, इन्होंने सीन पढ़ा भी नहीं और बोल रहे हैं रेडी हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी, इस अभिनेत्री ने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये तो शराब के नशे में धुत है, ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहा, जुबान लड़खड़ा रही थी इनकी, और हैरान थी। उन्होंने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि आपको लगता है कि ये सीन कर लेंगे? ये तो होश में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, मैडम तैयार हो जाइए, वो अब चिंता मत करिए, सीन अच्छी तरह से हो जाएगा। ये क्या बोल सकती थी? डायरेक्टर आए,
सेटअप रेडी करवाया और दोनों एक्टर्स को कैमरे के सामने बुला लिया। जब सीन शुरू हुआ तो उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक टेक में उस एक्टर ने अपना सीन कर दिया। जो थोड़ी देर पहले ठीक से बोल नहीं पा रहा था, अपना सीन पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ एक बार असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनको सीन पढ़ के सुनाया था। ये अभिनेत्री बिल्कुल हैरान रह गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, ये एक्टर थे महान चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल। बनारस के एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। पंडितों के घर में जब जन्म हुआ था तो पंडितों के सारे संस्कार उनके अंदर थे, पूरी तरह शाकाहारी थे। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद पता नहीं किसकी संगत में आए कि शराब पीने की आदत पड़ गई और बहुत बुरी तरह शराब पीने लगे। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से महान लोग हुए हैं जो ज़्यादा शराब का शिकार हुए हैं। उन्हीं में से कन्हैया लाल भी थे। संजीव कुमार, गुरुदत्त, मोतीलाल, गीता दत्त, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, ऐसे न जाने कितने कलाकार हैं जिनकी मृत्यु की वजह कहीं न कहीं से शराब रही है। कन्हैया लाल भी उन्हीं में से एक है। कन्हैया लाल के बारे में कहा जाता था कि रोज रात का, ये उनका रोज पैकअप बाद का उनका रूटीन था, बेतहाशा शराब पीते थे और अक्सर रात को शराब पीकर कहीं न कहीं पड़े रहते, घर नहीं पहुंचते सब पर। लेकिन पता नहीं कौन सी ईश्वरीय कृपा थी, अपने पूरे जीवन में कन्हैया लाल कभी सेट पर लेट नहीं आए। और कभी कभी तो 9 बजे की शिफ्ट है तो 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे पहुंच जाते थे। 7 बजे की शिफ्ट है तो 5:30, 6 बजे पहुंच जाते थे। लगभग सबसे पहले सेट पर पहुंचते थे। ना कभी लेट है, ना कभी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने उनसे अनप्रोफेशनल होने की उनके बारे में शिकायत की। वन टेक एक्टर थे, चाहे जितना लंबा सीन हो, चाहे जितना डिफिकल्ट सीन हो। आमतौर पर कन्हैया लाल रीटेक नहीं लेते थे। कभी सुना नहीं है मैंने कि उनकी वजह से कोई रीटेक हुआ हो। किसी और कलाकार की वजह से हुआ हो और सीन में हो रहे हो तो अलग बात है। एक चरित्र अभिनेता के तौर पर जितना सम्मान उनको मिला है शायद ही किसी कलाकार को मिला हो। ये ऐसा दौर था, उस दौर में ऐसे बहुत से चरित्र अभिनेता हुए हैं। 1990 तक, 1990 के बाद पता नहीं क्या कारण है कि अगर एक दो को छोड़ दूं तो अच्छे चरित्र अभिनेता नहीं मिलते हैं। उस दौर में तो हर कैरेक्टर के लिए एक एक्टर फिक्स था, एक कई और कई उसके कई विकल्प थे। 90 के बाद कहानियां कुछ बदल गई हैं। खैर, कन्हैया लाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। 1910 में बनारस में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। इनके पिता एक प्रखांड पंडित थे, घर में रामायण का पाठ होता था। एक बड़ा धार्मिक परिवार था। घर का माहौल धार्मिक था और बहुत शिक्षित परिवार था। इनके पिता को भी उच्च शिक्षा मिली थी, बहुत शिक्षित थे, प्रखांड पंडित थे। घर का माहौल धार्मिक था और उनके पिता अपनी रामलीला भी चलाते थे। बचपन से एक धार्मिक माहौल मिला। कन्हैया लाल भी बहुत बचपन से एक बड़े ब्रिलियंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन पढ़ने लिखने में कुछ खास अच्छे नहीं थे। 4वीं फेल हुए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई छूट गई। इनके एक बड़े भाई भी थे, वो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब कन्हैया लाल बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उस रामलीला को चलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी चला नहीं पाए। दोनों की उम्र बहुत कम थी। ये भी एक वजह हो सकती है कि रामलीला बंद हुई। घर चलाने के लिए किराने की दुकान खोली, वो भी नहीं चला। पान की दुकान तक खोली, वो भी नहीं चला। जितने व्यवसाय में हाथ डाला हर जगह असफलता हाथ लगी।
रामलीला में काम करने की वजह से दोनों अच्छे एक्टर बन चुके थे। पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में एक विचार आया, कम उम्र में ही चलो मुंबई जाते हैं, मुंबई में अपना भाग्य आजमाते हैं। दोनों मुंबई आ गए। और भी एक दो जगह हाथ पाँव मारा। इसी बीच महबूब खान जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी, वो अपना थिएटर ग्रुप चलाते थे। कन्हैयालाल उनके थिएटर ग्रुप से जुड़ जाते हैं, कुछ नाटकों में हिस्सा लेते हैं, थिएटर के साथ साथ फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल करने शुरू करते हैं। महबूब खान ने उस दौर में एक प्ले किया था औरत, जो बहुत सफल हुआ। उसी के ऊपर महबूब खान ने बाद में फिल्म बनाई। जो औरत प्ले किया था, औरत वही प्ले है जिसके ऊपर बाद में मदर इंडिया बनती है। और कन्हैयालाल ने नाटक में भी सुखीलाला का ही रोल किया था। और फिर जब महबूब खान ने फिल्म बनाई तो फिल्म में बाकी सारे कलाकार तो बदल दिए, लेकिन महबूब खान को ही वो सुखीलाला का रोल दिया। और यही सुखीलाला का रोल महबूब खान जब 1957 में मदर इंडिया बनाते हैं, तो मदर इंडिया में भी औरत का कोई कलाकार, बाकी कोई कलाकार काम नहीं करता है। सब दोनों फिल्मों में 17 साल का गैप था। तो जाहिर है जो औरत में नायिका की भूमिका, यानी कि राधा की भूमिका महबूब खान की पत्नी ने की थी, जो बाद में आकर जाहिर है 17 साल के बाद अधेड़ हो गई थी, वो भूमिका के लिए ठीक नहीं थी, तो वो भूमिका बाद में नरगिस ने की। लेकिन सुखीलाला वही रहा। खैर, औरत में सुखीलाला की भूमिका करने के बाद कन्हैयालाल को तो पॉपुलैरिटी मिल जाती है। इसके बाद बहुत सारी फिल्म चरित्र भूमिकाएं करते हैं। लेकिन असली सफलता में कन्हैयालाल को मिलती है मदर इंडिया के बाद। मदर इंडिया बहुत बड़ी हिट हुई थी, और फिल्म से जुड़े हुआ हर कलाकार, वो चाहे सुनील दत्त रहे हों, राजकुमार रहे हों, राजेंद्र कुमार रहे हों, ये तीनों तो सुपरस्टार बन गए। और कन्हैयालाल नेगेटिव कैरेक्टर में ये कहा जा सकता है कि वो भी एक सुपरस्टार बन गए, विलेनियस कैरेक्टर्स में। इसका लगभग आप जितनी बड़ी फिल्में देखें हो, इसका चाहे वो गंगा जमुना हो, वो तो लगभग हर बड़ी फिल्म में कन्हैयालाल दिखाई देते थे। गाड़ी चलने के लिए। और आप उस तरह की भूमिकाएं अगर देखें, जो चाहे इसका मदर इंडिया का सुखीलाला हो या गंगा जमुना में उनका कैरेक्टर हो, वो भी एक लाला के टाइप का कैरेक्टर था। उस तरह भूमिकाओं में हमेशा कन्हैयालाल को लिया जाता, जबकि उस दौर में और भी बहुत सारे चरित्र अभिनेता थे, CS दुबे थे, ओम प्रकाश, लेकिन प्रेफरेंस कन्हैयालाल को ही मिलती थी। जब ये नहीं मिलते तब किसी वो उस तरह की भूमिका दूसरे किसी के पास जाती है। एक तरफ तो स्टारडम मिल रहा था, लेकिन कन्हैयालाल को जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहा कि मेरे अंदर जितनी वैरायटी थी, सिनेमा ने उतना उसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे एक टाइपकास्ट करके रख दिया, एक लाला यमुनी टाइप के कैरेक्टर्स में। और ये सच है, क्योंकि कन्हैयालाल को जब कभी सकारात्मक भूमिकाएं भी मिली हैं तो कन्हैयालाल ने बेजोड़ अभिनय किया है। अब धरती का पुकार की याद कीजिए, जितेंद्र, संजीव कुमार जैसे दो सुपरस्टार्स, उसमें कन्हैयालाल बड़े भाई की भूमिका में है। लाजवाब अभिनय। सत्यम शिवम सुंदरम याद कीजिए, जीनत अमन के पिता की भूमिका में। और किस कद के ये अभिनेता किस कद का था, अगर ये जानना हो, ये मैं जिन फिल्मों का नाम ले रहा हूं, वो चाहे गंगा जमुना हो या सत्यम शिवम सुंदरम हो, ये फिल्में तो कुछ ज़्यादा पहले की हो सकता है इस पीढ़ी ने ना देखो। एक और फिल्म है जो 1980 में आती है, कन्हैयालाल की आखिरी फिल्मों में से एक है, हम पांच। संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मिठुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर, इतने सारे बेहतरीन कलाकारों की एक भीड़ सी थी फिल्म में, हर कलाकार एक दूसरे को से बेहतर। उसमें संजीव कुमार जैसा एक्टिंग का पावर हाउस। ये फिल्म महाभारत के ऊपर बेस्ड थी। एक मॉडर्न
इसको मॉडर्न डे का महाभारत भी कहा जा सकता है। भीम की भूमिका में थे मिथुन चक्रवर्ती, अर्जुन की भूमिका में राज बब्बर, युधिष्ठिर की भूमिका में कहा जा सकता है नसरुद्दीन शाह थे, दुर्योधन की भूमिका में अमरीश पुरी, द्रौपदी की भूमिका में थी दीप्ति नवल। इसमें यह कहा जा सकता है कि शकुनी मामा के किरदार में कन्हैया लाल थे। और यही वो फिल्म है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती की एक पहली बड़ी फिल्म थी, एक मेन स्ट्रीम फिल्म। उसके पहले मिथुन चक्रवर्ती ने कई फिल्में दी थी, हिट फिल्म भी दी थी, लेकिन वो सारी फिल्में एक छोटे बजट की थी, चाहे सुरक्षा रही हो या रक्षक रही हो। ये पहली फिल्म थी जहाँ मिथुन चक्रवर्ती एक बड़ी फिल्म मिलती है, उनके सामने बड़े स्टार हैं, संजीव कुमार, अमरीश पुरी की एज ए मेन विलन ये पहली फिल्म थी। और इसी फिल्म से वो चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो या अमरीश पुरी हो, ये दोनों नोटिस हुए थे। इस फिल्म में संजीव कुमार थे जो एक बड़े स्टार थे, एक स्थापित कलाकार थे, जिनको एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल था। बाकी सारे कलाकार हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, राज बब्बर हो, मिठुन हो, अमरीश पुरी हो। हालांकि मिठुन इसके 3-4 साल पहले से काम कर रहे थे। अमरीश पुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। ये पहली फिल्म है जिसमें वो एज ए मेन विलन आए थे। इतने सारे कलाकारों के बीच में संजीव कुमार जैसे सुपरस्टार के सामने जिस सीन में भी कन्हैया लाल आते हैं, सीन में चाहे कन्हैया लाल के डायलॉग हैं या नहीं है, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवा देते हैं। यही एक अच्छे कलाकार की निशानी होती है। एक सीन याद आता है, याद कीजिए, हम पाँच का ये वो सीन है कि जब अमरीश पुरी दीप्ति नवल की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीन ऐसा है कि उस सीन में डायलॉग सिर्फ अमरीश पुरी के हैं, दीप्ति नवल के हल्के फुल्के डायलॉग हैं और संजीव कुमार के डायलॉग्स हैं। संजीव कुमार उसकी इज्जत, दीप्ति नवल की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कपड़े उतार देते हैं। तब तक संजीव कुमार आते हैं, अमरीश पुरी का एक आदमी उनको रोकने जाता है संजीव कुमार को। संजीव कुमार उसको एक थप्पड़ मारते हैं, वो गिर जाता है और आते हैं दीप्ति नवल को बचा के ले जाते हैं। सीन में सारे डायलॉग्स या तो अमरीश पुरी के हैं या संजीव कुमार के हैं, दीप्ति नवल के हैं। कन्हैया लाल पीछे खड़े हैं, सिर्फ उनका रिएक्शन है और सिर्फ अपने रिएक्शन के दम पे कन्हैया लाल पूरे सीन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। आजकल ऐसे सीन बहुत कम बनते हैं, शायद इसलिए कम बनते हो कि शायद इस दर्जे के कलाकार नहीं है। हम पाँच में से कई सीन हैं और हम पाँच कन्हैया लाल के जीवन की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक है। 1980 में हम पाँच आई थी, 1982 में कन्हैया लाल का निधन हुआ और 80 के बाद कन्हैया लाल बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, इसीलिए शायद उनकी फिल्में कम आई। एक कलाकार जिसका करियर 30 के दशक के मध्य से शुरू होता है और 80 के दशक के शुरुआत तक चलता है, लगभग 45-50 साल का करियर। इतने लंबे करियर में ये कलाकार कभी खाली नहीं बैठा, जिंदगी भर काम करता रहा और बहुत बिजी रहा। एक दिन में 2-3 4 शिफ्टों में काम करते थे। लेकिन जब इस कलाकार की मृत्यु होती है तो कोई चर्चा का विषय नहीं बनती है, जबकि इनकी मृत्यु के लगभग 1.5-2 साल पहले नरगिस जी की मृत्यु हुई थी। सारी फिल्म मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, सब पर एक खबर छाई हुई थी। एक वजह यह भी हो सकती है कि नरगिस जी तब राज्यसभा की सांसद थी, कांग्रेस में उनका एक अच्छा वर्चस्व था, ये भी एक वजह हो सकती है। उसी के आसपास मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु हुई, वो भी एक चर्चा का विषय थी। लेकिन इतना महान अभिनेता, इतना उच्च कोटि का अभिनेता, जिसे फिल्म इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, ना उसकी मृत्यु को चर्चा का विषय बनी। देश में तो छोड़ दीजिए, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई खास चर्चा नहीं हुई और ना ही फिल्म इंडस्ट्री से कोई स्थापित कलाकार उनकी मृत्यु को एक समय शायद उनके घर गया। उनकी शव यात्रा के साथ भी किसी की एक फोटो दिखाई देती है, ना कोई वीडियो दिखाई देता है, जबकि सबकी शव यात्रा का वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु का हो, किशोर कुमार की मृत्यु का हो, संजीव कुमार, इन सब की मृत्यु के कोई वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। कन्हैया लाल एक ऐसे कलाकार है जिनकी, और इतने महान अभिनेता का, कि मृत्यु का कोई वीडियो नहीं है। उस दौर के किसी भी बड़े कलाकार से पूछिए,
आज जो लोग जीवित हैं, अभी चाहे अमिताभ बच्चन हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, किसी से पूछिए, हर आदमी एक कलाकार के तौर पर कन्हैयालाल का नाम बड़े सम्मान से ही लेगा। लेकिन क्या वजह थी? हो सकता है इसकी वजह ये भी रही हो कि वो हीरो नहीं थे, कोई सुपरस्टार नहीं थे, चरित्र अभिनेता थे। लेकिन ये जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको नहीं मिला। और ये सिर्फ कन्हैयालाल के साथ नहीं हुआ है, कई चरित्र अभिनेताओं के साथ आपने देखा होगा कि ऐसी हरकतें होती हैं। कुछ सालों पहले कादर खान का जब निधन हुआ था, उनके साथ भी यही हुआ। वैसे अमिताभ बच्चन रहे हो, गोविंदा रहे हो, इन सबके साथ कादर खान ने बहुत काम किया था, मिठू चक्रवर्ती, कोई उनके जनाजे में नहीं गया। खैर, इस 40-50 सालों के सफर में साठ के बाद पता नहीं क्यों औरत भी सफल हुई थी, लेकिन औरत के बाद कन्हैयालाल को वो स्टारडम नहीं मिला। काम करते थे क्या, तो फिल्में मिलती जाती थी, लेकिन जो स्टारडम होता है वो स्टारडम कन्हैयालाल को मदर इंडिया के बाद ही मिला। लेकिन मदर इंडिया के बाद जो स्टारडम मिला, उसके बाद कन्हैयालाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मदर इंडिया, भक्त हो, गंगा जमुना, धरती के पुकार के, शराफत, अपना दोस्त, उसके बाद 70 दशक की शुरुआत में दोस्त, हर साल कन्हैयालाल की 4-5 फिल्में आ जाती थी। खासकर सत्यम शिवम सुंदरम में तो कन्हैयालाल का अभिनय देखने लायक है, कभी घर नहीं बैठे। यहां तक कि जब कन्हैयालाल बीमार थे तभी वो लगभग बहुत व्यस्त थे। उनकी 1982 में उनकी मृत्यु के बाद भी कन्हैयालाल की 3-4 फिल्में रिलीज हुई। इतने महान कलाकार के साथ ऐसा सलूक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 14 अगस्त 1982 जब कन्हैयालाल ने इस दुनिया को अलविदा कहा, और शायद ज्यादा शराब पीना ही उनकी मृत्यु का कारण था, एक बहुत बड़ा कारण था। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो बहुत सफल है, जिसमें इन सारे बड़े कलाकारों ने, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनुपम खेर, रजनीकांत, सबने सबका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्री में, और डॉक्यूमेंट्री बहुत सफल हुई। कन्हैयालाल की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी शादी हुई थी। उनके परिवार में 7 बच्चे, एक बड़ा पूरा परिवार। खैर, आज का एपिसोड यही समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।